सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। आज़ाद कश्मीर में 25 जुलाई को आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। पाकिस्तान की तमाम बड़ी सियासी जमातों की इलेक्शन कैंपेन्स की गहमा गहमी भी इस वक्त उरूज पर है। कोई किसी को गद्दार कह रहा है तो कोई किसी को मोदी का यार कहकर पुकार रहा है। मकबूजा कश्मीर भारत को बेचने के इल्ज़ाम भी इस इलेक्शन कैंपेन में लग रहे हैं। नामुनासिब जबान का इस्तेमाल भी वहां पर हो रहा है और लोगों के किरदार को भी निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तानियों का कश्मीर और कश्मीरियों के साथ एक सेंसिटिव और जज्बाती रिश्ता है और जिस इलेक्शन मुहिम में हमारी सियासी जमातों का फोकस भारतीय जुल्म और सितम की तरफ होना चाहिए था, जलसे जुलूसों में कश्मीर में होने वाले भारतीय जुल्म, कत्लो खारत की बात की जाती, मासूम कश्मीरियों को शहीद करने की बात की जाती, औरतों बच्चियों की असमत दरी की बात की जाती, मकबूजा कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे की बात की जाती। लेकिन अफसोस के ऐसा कुछ भी ना हुआ। सियासी लीडर एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं, तनकीद का निशाना बना रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान भी इंतखाबी मुहिम के लिए अब आज़ाद कश्मीर में मौजूद हैं। कश्मीरियों पर भारतीय जुल्म सितम की बात उनकी जानिब से ज़रूर की जा रही है। कश्मीरियों को यकीन दिलाया जा रहा है कि वो आने वाले दिनों में मकबूजा कश्मीर को आज़ाद होते देखेंगे। लेकिन वज़ीर आज़म भी आज़ाद कश्मीर में अपनी तकरीर में अपोजिशन पर तनकीद किए बगैर नहीं रह सके हैं और उनकी जानिब से कहा गया कि कुछ ने झूठ बोला और कुछ अदाकारी करके मुल्क से भाग गए, लेकिन वो आवाम की ताकत से तमाम माफियाज को शिकस्त देंगे और नया पाकिस्तान वो बनाकर दिखाएंगे। आज़ाद कश्मीर में इससे पहले यहाँ नून लीग और पीपल्स पार्टी का मुकाबला होता रहा है और ये दोनों पार्टियां इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन में हैं। लेकिन इस इलेक्शन में सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ हो गई है। माजी में आज़ाद कश्मीर में ये रिवायत रही है कि विफाक में जिस पार्टी की हुकूमत होगी, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में भी उसी पार्टी को यहाँ पर कामयाबी मिलती है और लग यही रहा है कि तहरीक इंसाफ ने गिलगित बल्तिस्तान में जिस तरह कामयाबी हासिल की थी, उस कामयाबी के बाद अब आज़ाद कश्मीर में भी इंसाफ हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी। और इस मौके पर इस इलेक्शन कैंपेन को हुकूमत बहुत ज़्यादा संजीदा भी ले रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान खुद वहाँ पर पहुँच चुके हैं और ऐसी खबरें भी आई हैं कि मीरपुर में कुछ मकामी लीडर्स की सरजनिश भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टॉप लीडरशिप की जानिब से की गई है कि जो जलसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो रहे हैं उसमें उतनी बड़ी तादाद में लोग शामिल नहीं हो पा रहे जितनी तादाद में तवक्कुआत थी। तो मेहमानों का आपसे तारुफ कराते हैं और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन पर ही मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। राना तनवीर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राजा यासिर साहब मौजूद हैं। कुछ ही देर में आजिज़ धामरा साहब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन करेंगे। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो राना साहब, ये कश्मीर में ये 25 जुलाई को किसका इलेक्शन होने जा रहा है? जलसे तमाम सियासी जमातें बड़े बड़े कर रही हैं, लेकिन इलेक्शन डे पर इन जलसों के लोगों को वोटिंग के लिए लाने में भी ये जमातें कामयाब हो पाएंगी या नहीं? राना साहब, क्या लग रहा है आपको? देखिए, डेफिनेटली इतना जोशो खरोश पाया जाता है वहाँ पे। आपने देखा PMLN के जलसे हों या पीपल्स पार्टी के भी, तो PTI तो खैर मेरा नहीं ख्याल कि किसी जगह स्टैंड कर रही है जो जलसों से लग रहा है। लेकिन ये जो बात आप कर रहे हैं, तो लोग क्यों नहीं आएंगे? लोग आएंगे, जोशो खरोश से आएंगे, पता चल जाता है लोगों के मूड का। और इंशाल्लाह देखेंगे 25 जुलाई को PMLN जीतेगी और वाज़ह अक्सरियत से जीतेगी, क्योंकि मैंने देखा है सारे लोगों का ट्रेंड यही है कि PMLN को वोट दें। लेकिन आज़ब किस बुनियाद पे? ये पिछले 5 साल की कारकर्दगी की बुनियाद पे आप कह रहे हैं या फिर ये 3 साल में जो इस हुकूमत की कारकर्दगी पाकिस्तान में रही उसको बुनियाद बनाकर आप कह रहे हैं? क्योंकि वहाँ जो कैंपेन हो रही है वो तो सिर्फ वो एक लफ्ज़ के गिर्द घूम रही है कि इमरान खान कश्मीर फरोश है। ये इस पर कैंपेनिंग क्यों की जा रही है? बहुत सारे फैक्टर हैं। मैं आपको बताऊं कि आप एक को नहीं कह सकते कि जी इस फैक्टर की वजह से PMLN जीतेगी। एक तो PMLN की परफॉर्मेंस जो पीछे रही है वो आपको पता है, जिस तरह की गवर्नमेंट की जो डिलीवरेंस थी या गवर्नेंस थी वो सबके सामने है। और साथ ही साथ इनकी 3 साल की जो है नाअहली है वो भी आपके सामने है। उससे और ज्यादा आप जिस तरह समझ लें कि बाई डिफॉल्ट भी PMLN की तरफ लोगों का रुख हुआ हुआ है। जब वो कंपेयर करते हैं पिछले साल PMLN के और इनके 3 साल, तो लोगों को बड़ा वाज़ह तौर पे आप आखिर पाकिस्तानी हैं, आपको पता है किस तरह की हुकूमत 3 साल चल रही है। दूसरा जो आप बात कर रहे हैं वो भी अपनी जगह है कि जो कश्मीर इशू पे इन 3 सालों में पीछे की तरफ हम कहें वो भी सबके सामने है कि जिस तरह इंडिया को ये जरूरत हुई कि वो उसको नेक्स्ट करे मतलब कश्मीर को, और जिस तरह दुनिया का टिल्ट
वो उधर हुआ है, वो आपको देखे चाहे यूएई हो या सऊदी हो, पहले बड़े क्लियर कट हमारे साथ ये खड़े होते थे, लेकिन अभी इंटरनेशनल फोरम पे मेरा चाइना या एक दो और हैं जो खड़े होते हैं, बाकी तो बिल्कुल इसी तरह ही है जो मामला चल रहे हैं आपके सामने ही है। सेटअप में आज आपके सामने आ गई है बात कि इंडियन जो फॉरेन मिनिस्टर उसने कहा कि हमने तो वोट डाला था कि इनको फैटअप की ग्रे लिस्ट से ना निकाला जाए, मतलब वाइट में ना लाया जाए। हालांकि 26 या 26.5 या 27 आउट ऑफ 27 वो हम मीट कर चुके थे, उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर चुके थे फैटअप वालों की, तो उसके बावजूद वो प्रिवेल कर गए हैं। इसका मतलब है कि हम इस वक्त दुनिया में एक तन्हाई का शिकार हैं फॉरेन पॉलिसी की वजह से हमारी। तो ये सारी चीजें पाकिस्तानी लोग देख रहे हैं, आजाद कश्मीर के लोग देख रहे हैं, तो नेचुरली उनका जो ट्रेंड है वो अगेंस्ट पीटीआई है। तो जब वो उधर से हटते हैं तो आगे पीएमएलएन होती है जिसकी परफॉर्मेंस, जिसकी कारकर्दगी पीछे सभी कुछ देखी हुई है, तो इस वजह से पीएमएलएन इंशाल्लाह जीतेगी। आपको अच्छा चलें इमरान साहब, ज़ाहिर है हुकूमत आप ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वफादारियाँ आपके लोगों की तब्दील करवा रही है, अपनी साइड पर लोगों को लेकर आ रही है, तमाम अपोजिशन की जमातों के लोगों को, फिर कुछ इदारों से मुतालिक भी गुफ्तगू नून लीग कर रही है कि इदारों को ये टास्क दिया गया। तमाम सवालात मैं आपकी तरफ लेकर आता हूँ, ज़रा राजा यासिर साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करूँ। राजा साहब, अब ज़ाहिर राना साहब तो कॉन्फिडेंट है कि उनकी जमात ही जीतने जा रही है, अगर इन इंतखाबात में कहीं कोई धांधली नहीं होती है, शफाफ इंतखाबात होते हैं, तो नून लीग की पिछले 5 साल की कारकर्दगी आज़ाद कश्मीर में और आपकी पाकिस्तान में 3 साल की कारकर्दगी किस तरह से मवाजना करेंगे? फिर नून लीग ज़ाहिर कॉन्फिडेंट भी है और अपने तौर पर फेवरेट भी कह रहे हैं अपने आप को, आपका कोई मुकाबला ही नहीं है इनसे। लेकिन जी अपने आप पे तो जाहिर है जब ये अपने हल्के में जाते होंगे या अगर ये आज़ाद कश्मीर भी जाएं तो ऑब्वियसली इनको नून लीग के वोटर्स नहीं रिसीव करना है, तो एक गलतफहमी का शिकार कोई भी हो सकता है। और इस बात में भी कोई शक नहीं कि जाहिर है सपोर्ट तो कुछ ना कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो बड़ी हैं उनको होती है। जब आप जलसों में जाते हैं तो पीपल्स पार्टी के भी कारकुन इकट्ठे हो जाते हैं। जब नेशनल लीडरशिप आए, अगर आसमा भुट्टो जरदारी साहिबा आएंगी तो जितने पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं अराउंड वो आज़ाद कश्मीर वो सारे जमा होंगे। इसी तरह मरियम नवाज साहिबा भी एक अपनी पार्टी की पॉपुलर लीडर है, तो इमरान खान साहब भी हैं, जब वो जाएंगे तो हर तरफ से लोग इकट्ठे होते हैं। तो जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके जलसे तो ऑब्वियसली भारी जाते हैं। आपने ग्राउंड रियलिटीज देखी हैं, देखिए 3-4 चीजें जो आपकी ये रूरल पॉलिटिक्स होती है, और मैं हमारा बिल्कुल नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर से, और एक्चुअली जेएलएम उनके बिल्कुल साथ चकवाल और जेएलएम जो है बिल्कुल एडजेसेंट है। तो यहाँ की जो डायनामिक्स है बड़ी सिमिलर है वहाँ की डायनामिक्स से। यहाँ पे पार्टीज का वोट जो है वो तकरीबन 10-15% से ज्यादा नहीं होता। आपके टोटल जो वोट बैंक आपको जीतने के लिए चाहिए होता है, बाकी आपके धड़े का, बिरादरी का और स्ट्रॉन्ग मैन जिनको पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग मैन कहते हैं उनका वोट होता है, और वो आपकी डिपेंड करता है कि कौन सी बिरादरी किधर जा रही है। आमतौर पे हमारी अनफॉर्चुनेटली रूरल पंजाब की जो पॉलिटिक्स है वो यही है कि जो इलेक्टेबल्स हैं वो आमतौर पे कोशिश करते हैं कि जीती हुई पार्टी के साथ जाएं, और ये एक बड़ा एशियंट ट्रेंड है इस इलाके का। ये सियासत से पहले का ट्रेंड है। अगर आप गुज़िश्ता 1000-1500 साल की बल्कि उससे भी पुरानी हिस्ट्री स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ का जो भी लैंड ओनिंग क्लास है दे टेंड टू गो विद द पावर, और जो भी पावर में होता है उस तरफ चले जाते हैं। तो जाहिर है वो ही पॉलिटिक्स में ट्रांसलेट करती है। जो आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स है वो ट्रेडिशनली जो पाकिस्तान में रूल कर रहा हो उसके साथ वो जाना, इलेक्टेबल्स उधर जाते हैं और वो अपनी बिरादरियों के और धड़े के वोट साथ लेके जाते हैं। तो इसमें किसी को कोई धांधली करने की जरूरत नहीं थी। अभी ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से लोग नून लीग में चले गए थे, पीपल्स पार्टी में भी लोग इसी तरह चले जाते थे जब पाकिस्तान में उनकी गवर्नमेंट थी। तो ये तो एक ट्रेंड है। उसके अलावा जहाँ तक ये पॉपुलर वोट की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली पीटीआई का भी एक काफी लंबा चौड़ा पॉपुलर वोट हर हल्के में मौजूद है, और ये 2013 में ही वो नजर आना शुरू हो गया था, और उसके नतीजे में ही फिर जो इलेक्टेबल्स हैं बहुत सारों ने रुख किया पीटीआई का। तो अब वही ट्रेंड है। अभी जो पंजाब में भी इलेक्शन हुए हैं ऑब्वियसली मिसाल देंगे कि जी परफॉर्मेंस हो गया, ये सही है। चलें अभी बड़ा जो माजी का जो ये ट्रेंड है ज़ाहिर राय साहब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इस पर राना साहब उनकी पार्टी फिर क्या सोचती है? राना साहब ज़ाहिर है जब आपकी जमात थी की हुकूमत थी पाकिस्तान में तो आज़ाद कश्मीर वालों ने आपको मुंतखब किया, उससे पहले पीपल्स पार्टी को लेकर आए थे, तो अब फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों नहीं है? ज़ाहिर वहाँ पर तरक्याती काम भी होने, बजट के भी इशूज़ हैं, फंड्स की भी फरावानी होनी है, तो उसके लिए वफाकी हुकूमत को ही अगर वो अपने इलाके में हुकूमत में लेकर आएंगे तो शायद ज़्यादा आसानी हो सके। अगर नून लीग को एक बार फिर वो लेकर आते हैं तो उनके लिए मुश्किलात बढ़ नहीं जाएंगी आपके ख्याल में?
देखिए, मैं आपको बताऊं, जो पास्ट हिस्ट्री है वो जो बात करते हैं आप किसी तरह कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी जो चेंज आई है लोगों की सोच में या अवेयरनेस एक आई है, वो बहुत सारे और इश्यूज पे चले गए हैं जो नेशनल इश्यूज हैं या दूसरे उनके जो रिलेटेड हैं। आज़ाद कश्मीर के तो इश्यूज और भी हैं, अलॉन्ग अदर थिंग्स के उनको सहूलतें चाहिए, कोई लोगों को बेसिक फैसिलिटीज चाहिए, सड़कें चाहिए उनको, और बिजली चाहिए, जिस तरह ये मामला होते हैं। लेकिन एक मैं आपको बताऊं, जो चेंज आपने देखी है, अब वो लोग उससे ऊपर चले गए हैं। अभी आपको ज़िमनी इलेक्शन आपने देखे, बाई इलेक्शन जितने पंजाब में हुए हैं या KPK में हुए हैं या कराची में हुए हैं, जहाँ से इन्होंने 1-1 लाख वोट लिया था, वहाँ इनको वो 7-7, 10-10, 20-20 हज़ार भी चौथे नंबर पे आए। तो ये मैं सारी चीजें आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि आप इसको खुद एनालाइज कर सकते हैं कि लोगों का ट्रेंड। लेकिन राणा साहब, डस्का की मिसाल आप लोग देते हैं, वहाँ इलेक्शन जरूर जीते आप लोग, लेकिन वहाँ वोट बैंक इनका बड़ा। एक और बात करने लगा हूँ जी, एक और बात करने लगा हूँ कि ये जो बात कर रहे हैं हमारे ऑनरेबल साथी जो इधर खड़े हैं, बैठे हैं, तो वो उनकी ये बात रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है इनके जलसों से। इमरान खान साहब गए तो बाग में शायद उनका जलसा था, वहाँ वो फ्लॉप हो गया, हालांकि बहुत पैसे वाला आदमी था कैंडिडेट। अब ये इलेक्टेबल्स लेके गए हैं, इसमें कोई शक नहीं। उसी तरह ही इन्होंने प्रैक्टिस की है जो 2018 के इलेक्शन में हुई थी। लेकिन अब लोग और तरह देखते हैं, जो टर्न कोट हैं या कुछ वफादारियां बदलते हैं, तो उनको लोग इतना पसंद नहीं करते। तो मैं समझता हूँ कि ये चेंज मुझे तो नजर आ रही है कि जो हट के गवर्नमेंट से फंड की तरफ देखेंगे या, लेकिन राणा साहब कोई वफादारियां अगर बदल रहा तो उसके अपने मफाद है ना। हुकूमत उस पर दबाव डालकर तो उसको नहीं मजबूर कर रही कि आप नून लीग छोड़कर, पीपल्स पार्टी छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत नहीं हो। इसलिए कि मैं आपको बताऊं कि वो उनको अप्रोच किया जाता है किसी न किसी हवाले तरफ से कि भाई आप आए इधर, आपको पता है कि आपको जितवा देंगे, आप इलेक्ट हो जाएंगे और आप इनका गवर्नमेंट बन जाएगी। तो ये चीजें चलती हैं। तो ये तो ऑफर हुई ना कि उन्होंने किसी को ऑफर की कि आप आए, आप हमारे टिकट से जीत सकते हैं, हमसे फायदा ले सकते हैं। ये दबाव तो नहीं हुआ ना, कोई डरा धमका कर तो नहीं लेकर आए कि आपने आना ही आना है? नहीं, डरा धमकाव वाली बात नहीं है। डरा धमकाव वाला 2018 में तो मैंने देखा है। डरा धमकाव लोगों ने हमारे टिकट रास्ते में कैंपेन के दौरान ही छोड़ दिए, डराया गया उनको, बहुत कुछ हुआ है। तो अभी उसकी कोई निशानदेही तो मैं तो नहीं कर सकता कोई एग्जैक्ट, लेकिन बात खुद तो नहीं लोग चले गए। मैं नहीं समझता कि खुद लोग चले गए। अगर आप भी देखते हैं चीज़ों को, इधर इस्लामाबाद में बैठे हुए, तो ये उनको कहा गया कि हमारे साथ आए, तो वो चले गए हैं। जो इस तरह के लोग टर्न कोट होते हैं, जो फिरते रहते हैं, कभी उधर कभी उधर कभी उधर। तो जिस तरह अभी पंजाब पाकिस्तान की कैबिनेट देखें, तो वहाँ पे मुझे एक दिन किसी ने भेजा कि वो मुशर्रफ के कौन वजीर थे, फिर जरदारी साहब के कौन वजीर थे, इमरान खान के कौन से वजीर थे, तो वो तीनों में लोग थे। तो ये इसी तरह ही बात चलता है फिलहाल पाकिस्तान में। लेकिन मैं समझता हूँ कि नहीं, लेकिन जो आपकी सीनियर लीडरशिप है, आपकी सीनियर लीडरशिप फिर ये इदारों पर इल्ज़ाम क्यों लगा रही है कि हुकूमत ने कुछ इदारों को टास्क दे दिया है कि जी धांधली करें या कुछ भी करें, हमें इलेक्शन में जितवाना है? इसके कहीं कोई शवाहिद मौजूद हैं या फिर जो आपके कुछ रहनुमा इस सिलसिले में गुफ्तगू कर रहे हैं, बस वो तनकीद बराए तनकीद ही में इसको हम लें? नहीं, मैं समझता हूँ कि पिछली जो शुरुआत है 2018 के, उसमें तो बड़ी क्लियर कट पता चला, विजिबल था। वो तो विजिबल था, मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें विजिबल था। बिल्कुल चीज़ें नज़र आ रही थी, ओपनली आ रही थी। पोलिंग स्टेशनों पे वोट मांगे जा रहे थे, पोलिंग स्टेशनों पे नज़र आ रहे थे लोग। लेकिन इसमें क्योंकि मैं तो उधर गया नहीं हूँ, कह नहीं सकता, लेकिन इसका इस्तेमाल तो है ना माजी में देख के कि जी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो मेरा हाल है रिजल्ट आने थे। वो मरियम बीबी ने ठीक कहा था कि मुस्लिम लीग नून जीतेगी अगर धोंधना यहाँ कोई धुंध में कोई हुआ ना हुआ या कोई धोंधना चाहे। तो ये चीज़ें तो हुई हैं ना जी, आपके सामने ही है, सारा कुछ हुआ है। तो धुंध वाला भी तो किस्सा बड़ा मशहूर है ना कि आपके सामने था, जिस तरह वो कहते थे हम धुंध में खो गए थे, गुम हो गए थे। तो ये चीज़ें यहाँ पाकिस्तान का इलेक्शन में एक प्रोसेस में चीज़ें बड़ी ज़्यादा विजिबल होती जा रही हैं। तो नहीं राणा साहब, ज़ाहिर आप इस सिलेक्शन को बड़ी अहमियत दे रहे हैं, मरियम साहबा खुद वहाँ मौजूद हैं, लेकिन फिर एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि शहबाज शरीफ साहब जो पार्टी के इस वक्त सदर हैं, वो क्यों इस पूरे मंजर से गायब हैं, वो कैंपेन में क्यों शामिल नहीं है? ये सवाल मैं आपकी तरफ लेकर आता हूँ। लेकिन राजा यासिर साहब, जिस तरह आपके वफाकी वुज़रा वहाँ पर कैंपेन कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को उनसे शिकायत हो रही हैं, कहीं फायरिंग करते हुए उनकी वीडियो आ रही है, कहीं उनकी वीडियो पैसे देते हुए आ रही है, फिर वजाहतें सामने आ रही हैं कि वो अपनी जेब से पैसे दिए गए।
ये किस तरह की इलेक्शन कैंपेन हो रही है? वफाकी वज़रा को जाकर इस तरह की एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना चाहिए था? ये पैसे देने वाला, सड़क पर रास्ता रोक कर फायरिंग करने वाली चीज़ें? देखिए, पहले तो अभी राणा साहब ने एक बात की ना कि जो अवाम है वो ब्रॉडर इश्यूज को समझते हैं और उस पर वोट देते हैं। डेफिनेटली लोगों को इश्यूज की समझ आ गई है और लोगों को ये बड़ी अच्छी तरह समझ आ गई है कि इंडिया की तरफ इंक्लिनेशन की पॉलिसी किस पार्टी की रही है और उसका रिएक्शन, ये जो हमारा नॉर्थ पंजाब है जो बड़ा प्रो मिलिट्री वोट बैंक है यहाँ पे, इस तमाम ने उसके खिलाफ रिएक्ट किया और नून लीग को वोट नहीं दिए गुज़िश्ता इलेक्शन में। जिस तरह पहले यहाँ से वन साइडेड जीता करते थे, कभी पीपल्स पार्टी इस इलाके से नहीं जीती थी, बहुत कम जीती। तो लोगों को वाकई जो ट्रेंड समझ आ रहे हैं, उनको पता है कि वाजपेयी की बस सर्विस से लेके या उससे पहले जनरल आसिफ नवाज जंजुआ साहब जब थे, उनसे क्या इख्तलाफात थे मुस्लिम लीग नून की क़यादत के, और अभी रिसेंटली भी उनका जो स्टैंड, उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की कि अमेरिका, सऊदी अरेबिया और वो उनकी लाइन क्या है और वो क्यों सपोर्ट कश्मीर कॉज से नहीं कर रहे और चाइना ही स्टैंड ले रहा है। तो ये ज़ाहिर है दुनिया के डायनामिक्स पॉलिटिक्स के चेंज हो रहे हैं, उसमें जब आप स्टैंड लेते हैं इसी चीज से ये साबित हो रहा है कि कश्मीर के लिए स्टैंड ले कौन रहा है। और इमरान खान साहब ने जिस तरह कश्मीर का मुकदमा पेश किया जाके यूनाइटेड नेशंस में, उस तरह बहुत कम, मेरा ख्याल जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद कोई पहली दफा ऐसा हुआ है कि कोई इंटरनेशनल लेवल पे हमारा लीडर गुफ्तगू कर रहा है। नहीं तो मियाँ साहब तो पर्चियां लेके उधर जो है वो प्रेसिडेंट से बात करते होते थे, ही कुडंट इवन अपने टॉप ऑफ हिज हेड कोई बात भी नहीं कर सकते। लेकिन राजा साहब, तो, उसके नताइज क्या निकले? अभी तक कश्मीर में कर्फ्यू की सूरत हाल नहीं खत्म हुई, भारत के मसालिम को आप कोई बड़ी ताकत रोकने के लिए संजीदा नहीं हुई, किसी ने यकीन दहानी नहीं कराई किसी बड़ी ताकत ने कि हम आपके साथ हैं। ताकत ने तो अपने इंटरेस्ट देखने हैं जी। आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के डायनामिक्स देखें कि अमेरिका अफगानिस्तान से तकरीबन पिट के निकल गया है, वो ओवर हो गया। और ये कोई हमारा क्रेडिट नहीं है, ये पाकिस्तान का क्रेडिट है। गुज़िश्ता मतलब 20 साल से उन्होंने कोशिश की कि अपने फुट होल्ड जमाने के अफगानिस्तान में, और वो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बनाना चाहते थे जो इंडिया को जोड़ रहा था मोटरवे के जरिए अफगानिस्तान से। तो सारी बातें जो है वो उनका जो पूरा मंसूबा था अपना सेंट्रल एशिया को इंडिया से लिंक करने का, वो फ्लॉप हुआ है, उस पर वो चिड़े हुए हैं। और उसकी जो मुखालफत जो लोग भी पाकिस्तान में कर रहे थे, वो लोगों को पता है कि कौन उस मंसूबे के साथ था और कौन उसके खिलाफ था। मेरा ख्याल है ये नेशनल इंपॉर्टेंस की बातें हैं, बहुत ज्यादा इनको हम खुल के चैनल पे डिस्कस भी नहीं करना चाहते। लेकिन जो लोग लेकिन अब जनरल अंडरस्टैंडिंग लोगों को हो गई है कि मोदी का जहाज क्यों अचानक आता था और यहाँ पे रुक गया और इंडियन लोग क्यों काम कर रहे थे इनकी फैक्ट्रीज में। तो ऑब्वियसली ये चीजें जो है लोगों को बड़ी इस पे क्लैरिटी है और कश्मीर के लोगों को भी क्लैरिटी है। तो चाहे वो उनको सख्तियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उनको पता है कि उनके साथ कौन खड़ा है। अगर उनके स्टैंड को बेच दिया जाता तो शायद ये सख्तियां भी ना होती, ना हिंदुस्तान भी राजी होता, अमेरिका भी राजी होता, अमेरिका के जो हमायती हैं वो भी राजी होते। तो जब उनको नहीं सपोर्ट किया गया तो ऑब्वियसली तकलीफ तो आएंगी। आपने जब स्टैंड लेना है किसी भी इशू पे, तो फिर जो फैटेफ की लिस्ट की इन्होंने बात की, तो ऑब्वियसली वेस्टर्न पावर्स को हम हमारी हरकतें बतानी, पहले तो ये बताएंगे वो डले कब से फैटेफ की लिस्ट में, और जब डले थे और उसके बाद आपने जो मर्जी कर लें, जितने मर्जी आप सीधे हो जाए, क्योंकि उनको हम सूट नहीं कर रहे, हमारा स्टैंस उनको सूट नहीं कर रहा। आपकी सिंपल से 5 बातें होती हैं आपका जब तो जो आपके इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है उसकी डायरेक्शन को कोई भी देख सकता है जो बाशऊर आदमी है। ठीक है, चलें राजा, पॉइंट आपका आ गया। आजिज़ धामरा साहब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से में ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन राना तनवीर साहब, ये शहबाज शरीफ साहब इस पूरे मंजर से कहाँ गायब है? मरीम नवाज साहिबा बड़े जोशीले खिताब कर रही हैं, अक्सर वो खिताब करते हुए मियां नवाज शरीफ का भी जिक्र करती हैं, अपनी भी बताती हैं बात, लेकिन शहबाज शरीफ साहब का वहाँ जिक्र भी नहीं हो रहा, मंजर से भी वो गायब हैं। पार्टी के कायद इस वक्त पार्टी के सदर भी वही हैं, तो क्यों वो इस वक्त इस कैंपेन में हिस्सा नहीं ले रहे? इसकी क्या वजूहत हैं राना साहब? चले, गालिबन राना तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद इस वक्त है नहीं। तो आजिज़ धामरा साहब, ये बिलावल भुट्टो साहब भी एक हफ्ते के लिए चले गए इस कैंपेन को छोड़कर। अगर ये इतनी सीरियस इस इलेक्शंस को आप लोग ले रहे थे और इसमें कामयाबी हासिल करना चाहते थे, तो बिलावल साहब की गैर मौजूदगी से फ़र्क नहीं पड़ा वहाँ पर आपको, आपकी कैंपेन को? जी आजिज़ धामरा साहब, आवाज़ आ रही है आपको? चलें, गालिबन आजिज़ धामरा साहब भी इस वक्त मौजूद नहीं है। तो अब ज़ाहिर है राजा साहब, माजी का जो ट्रेंड इस वक्त जिसका आपने जिक्र किया था कि जो वफाक में हुकूमत होती है वही हुकूमत आज़ाद कश्मीर में मुंतखब की जाती है, गिलगित बल्तिस्तान में वही हुकूमत आती है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में भी हमने देखा कि जो माजी के ट्रेंड्स चलते आ रहे थे, जितनी सीटें नून लीग और पीपल्स पार्टी ने हासिल की थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहाँ नहीं मिल सकी।
आज़ाद कश्मीर में भी सूरत हाल यही रहेगी, जो इतनी उम्मीदें आपको उससे कम रिजल्ट आप लोग देख सकेंगे? क्योंकि जो पाकिस्तान में कारकर्दगी है इस गवर्नमेंट की, बहुत सारे लोग उसको भी बेस बनाते हैं कि जी महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है, लोगों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी है, इस वजह से जीबी में आपको वो कामयाबी नहीं मिल सकी। पाकिस्तान में हमें जो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है, जो बाशऊर लोग हैं उनको तो पता है कि एक्चुअल वजूहत क्या थी। ऑब्वियसली जो आम आवाम है उनको उसका जब नेगेटिव इफेक्ट होता है, महंगाई तो डेफिनेटली ज्यादा है, इन्फ्लेशन भी ज्यादा है, लेकिन हमने चीजों को अपने करेक्ट कोर्स पे डाल दिया और हमें पूरी उम्मीद है कि नेक्स्ट जनरल इलेक्शन से पहले वो ठीक हो जाएंगी। लेकिन वो एक चीज है, लेकिन आपके बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बड़े पॉजिटिव हैं और लोग देर अपबीट, आपने एक चैलेंज है उसका सामना हम कर रहे हैं बेहतर तरीके से। और जहां तक इलेक्शन की बात है तो पंजाब में भी जितने इलेक्शन हुए हैं उनमें पीटीआई के अगर आप वोट बैंक देखें तो उसमें इजाफा ही हुआ है, कम गई। वो तो सीट्स ऑलरेडी नून लीग की थी, मेजोरिटी इक्का दुक्का छोड़ दें तो वो तो इवन केपीके में हम जेयूआई की सीट हम जीत के हैं, जो पहले जेयूआई ने जीती हुई थी। तो और दूसरा, जिस तरह का ये कहते हैं ना कि हुकूमती पार्टी हमेशा जीत जाती है ज़मीनी इलेक्शन, तो वो तभी जीती पार्टी जो है वो अपनी पूरी पावर इस्तेमाल कर रही है, जैसे कि माजी में होता रहा है। अब जो भी आप कह लें, इलेक्शन कमीशन स्ट्रांग हो गया है, इंस्टीट्यूशंस बेहतर हो गए हैं या कुछ बेहतरी आई है, तो अब गवर्नमेंट की जो पार्टी है वो उस पर अपने आप को असर्ट नहीं कर सकती जैसे पहले करती थी। इसलिए जो क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं, मुझे याद है ज़मीनी इलेक्शन मैंने चकवाल में मेरे कैंडिडेट ने लड़ा 2016 में, तो मुकम्मल नून लीग की जो मशीनरी है इंक्लूडिंग 7-8 मिनिस्टर्स यहाँ पे फंड लेके बैठे हुए थे, और एक यूसी में जो है वो इतने फंड उन्होंने दिए कि वो इलेक्शन आदमी लड़ना मुश्किल हो गया। तो ये इस तरह होता है। लेकिन साहब ऐसे मनाजिर तो ये अभी ज़ाहिर है रात कश्मीर में भी नजर आए ना। अली अमीन गंडापुर साहब ने किस तरह वो लाखों रुपए कैश दिए वहाँ पर, फिर गिलगित बल्तिस्तान में भी उन्होंने मुतनाज़े बयानात देकर पूरी कैंपेन को मुतनाज़े कर दिया था। यहाँ भी उनकी तरफ से मुतनाज़े बयानात है। राजा साहब मैं वापस आके इसका जवाब आपसे लेता हूँ, जरा धामरा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो धामरा साहब, बिलावल लंबी छुट्टी लेकर बाहर चले गए, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के मंजर से बिल्कुल ही गायब हो गए। इलेक्शन को आप इतना संजीदा ले रहे थे, तो बिलावल साहब का ये शेड्यूल जो उनका था, इस पर अमल से, आज़ाद कश्मीर में उनकी एब्सेंस से फ़र्क पड़ा आपकी कैंपेन को, और इससे फिर कुछ सीट्स आगे पीछे हो सकती हैं आपकी? देखिए, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पार्टी के चेयरमैन है और उनकी पूरी पार्टी और बाकी क़यादत जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं, और आप देख रहे हैं कि बीबी आसफा भुट्टो बड़े अच्छे तरीके से कैंपेन चला रही हैं और पूरा फोकस है हमारा इलेक्शन को। मगर उनका 4 महीने पहले एक शेड्यूल टूर थी, वो भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टूर थी। वो एक अलग बात है कि हुक्मरान जो है वो बड़े परेशान हैं, और हमने तो कभी तबसरा नहीं किया कि पीटीआई का फलां लीडर बाहर क्यों जा रहा है, वज़ीर आज़म बाहर क्यों जा रहे हैं, इससे पहले बतौर इमरान खान बाहर क्यों जा रहे हैं। तो जाहिर है एक शेड्यूल टूर होती हैं लीडरशिप की, और बिलावल साहब की एक इम्पॉर्टेंट है, वो एक बहुत बड़ी पार्टी के चेयरमैन हैं, और पीपल्स पार्टी 3 बार इस मुल्क में हुकूमत कर चुकी है, तो एक फैमिली बैकग्राउंड भी है, और पार्टी के चेयरमैन के नाते उनकी एक शेड्यूल मुलाकात थी। लास्ट ईयर भी वो कॉन्फ्रेंस थी, मगर उन्होंने कोरोना की वजह से ऑनलाइन अटेंड की थी। अब वो खुद गए हैं और बड़ी महदूद दिनों के लिए गए हैं। बाकी इलेक्शन कैंपेन जो है वो फोकस है, हम चला रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से और कामयाब। ठीक है, मेहमान हमारे साथ मौजूद है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से शुरू करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से राजा यासिर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आजिज़ धामरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। 21 जुलाई 2016 को जब ये पिछले इंतखाबात हुए थे, उसमें ज़ाहिर आज़ाद कश्मीर के लोगों ने नून लीग का इंतखाब किया था और पीपल्स पार्टी और पीटीआई को रिजेक्ट कर दिया था। अब वफाक में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत है, तो पीपल्स पार्टी को क्यों आज़ाद कश्मीर के लोग लेकर आए, जबकि 2016 में वो नून लीग को ला चुके हैं। अब उनकी 5 साल की कारकर्दगी से वो मुतमईन है या नहीं, वो तो फैसला 25 जुलाई को करेंगे। वफाक में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इलेक्शन जो है वो 2 पार्टियों के दरमियान हो रही है, वो है पीएमएल-एन और पीपल्स पार्टी के दरमियान इलेक्शन हो रही है। अच्छा। तो पीपल्स पार्टी इससे पहले भी हुकूमत बिल्कुल कर चुकी है। पीटीआई के जो सुहाने ख्वाब थे, जो उनके झूठे वादे थे, वो तो कौम ने देख ली हैं, और कश्मीर इतना ज्यादा दूर नहीं है हमारे से, वो हमारे पड़ोसी हैं, और वो सारी चीजें देख रही हैं। हुक्मरानों की जो सब्ज बाग दिखाए हुए थे, और अभी भी उनका जमीर खरीदने के लिए किस तरह पैसों की बंदरबाट हो रही है, किस तरह कश्मीरियों पे, निहत्ते कश्मीरियों पे फायरिंगें करवा रही है पीटीआई, और वजीर आजम खुद इतने परेशान है कि वो खुद चल के गए हैं।
अदरवाइज वो वजीर आजम थे और बड़े क्रेडिबल कहलाते थे खुद को कि जी हमें नहीं जाना चाहिए, खुद अपनी एक प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पे हैं, तो आपके वजीर भी वहां बैठे हैं, पैसे भी बांट रहे हैं, फायरिंगें भी कर रहे हैं। एक नापसंदीदा शख्स जिसको इलेक्शन कमीशन ने निकाला, उसके बावजूद वजीर आजम इतने ढिठाई के साथ उसको ले गए हैं कि वो इदारों को चैलेंज कर रहे हैं। तो उनकी परेशानी जो है वो तो बिल्कुल आया है और समझ में भी आ रही है कि इलेक्शन से पहले ही पीटीआई के सफों में मातम है। इसलिए दो पार्टियों के दरमियान ये इलेक्शन है। अगर इलेक्शन में कोई धांधली नहीं हुई तो इंशाल्लाह कश्मीर और पीपल्स पार्टी जो है ना, ये लाजिम और मलजूम है और हमारी बुनियादी कश्मीर पे है। और कश्मीरी ये जानते हैं कि पीपल्स पार्टी और उनका क्या एक रिश्ता है, अटूट रिश्ता है हमारा। सही। तो दो पार्टियों के दरमियान मुकाबला है और हम उस मुकाबले में मौजूद हैं। अच्छा। और हम होपफुल हैं कि इंशाल्लाह कश्मीरी जो है अपने मैंडेट से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। धामरा साहब, हुकूमती दबाव क्या पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स पर है, जिस तरह नून लीग इल्जाम लगा रही है? सवाल का मैं जवाब आपसे लेता हूँ, लेकिन राजा साहब ये अब जाहिर है नून लीग भी ये कह रही है कि सिर्फ दो ही पार्टियों के दरमियान इलेक्शन है और पीपल्स पार्टी भी ये कह रही है कि पीटीआई किसी मुकाबले में नहीं है। और फिर इमरान खान साहब को खुद वहाँ प्राइम मिनिस्टर होते हुए जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? मीरपुर में आपकी अपनी जमात की टॉप लीडरशिप ने वहाँ की मकामी क़यादत को भी कुछ उनसे उनकी सरजनिश की है कि जी वो जो जलसे हो रहे हैं पीटीआई के, उसमें बहुत बड़ी तादाद में लोगों को आप नहीं जमा कर पा रहे। ये ग्राउंड रियलिटीज़ वाकई ये मौजूद हैं, ये सब कुछ हो रहा है, वज़ीर आज़म खुद गए, वफाकी वज़रा वहाँ मौजूद हैं, क्यों ज़रूरत पड़ रही है इन लोगों को जाने की अगर इतनी मजबूत आपकी पोजीशन है वहाँ? मेरा आपसे भी और मेरे जो मोहतरम भाई पीपल्स पार्टी के, उनसे भी एक सवाल है कि उनको ये पता है कि कितने लोग खड़े हुए हैं पीपल्स पार्टी के टिकट पे और कितने लोग खड़े हुए हैं नून लीग के टिकट पे? क्या वो हर सीट पे कंटेस्ट भी कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी के तो कोई 44 कैंडिडेट हैं। धामरा साहब इसकी मजीद तस्दीक भी करेंगे। धामरा साहब, कितने कैंडिडेट हैं आपके? देखें, 44 कैंडिडेट। ये पीटीआई का एक शोशा छोड़ा हुआ है कि हमारे पास 8 कैंडिडेट है और वो वजीर बयानात दे रहे हैं जो बिल्कुल झूठे हैं और जिनकी बात पे खुद पीटीआई एतबार नहीं करती, कैबिनेट एतबार नहीं करती। चलो जी, अगर इनके बकौल हमारे 8 कैंडिडेट हैं तो 8 के 8 कामयाब हो जाएंगे, मतलब 100% हम जीतेंगे। अच्छा। और दूसरी बात कि सबसे पहले हमने कैंपेन चलाई, सबसे पहले कैंडिडेट हमने दिए। हमारी पार्टी के टिकट लेने के लिए बहुत सारे इख्तिलाफात थे टिकट बांटने से पहले, और हमने अपने दोस्तों को और कारकुनों को ये समझाया कि हमें इलेक्शन लड़नी है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह पाकिस्तान में 2 सीटें हैं वहां पर भी हमारे कैंडिडेट हैं, कश्मीर में भी हैं, और ये खुशफहमी में से निकल आए कि पीपल्स पार्टी के पास कैंडिडेट नहीं है। अगर हमारे पास कैंडिडेट नहीं है, अगर आप इलेक्शन जीत रहे हैं तो ये पैसों की बंदरबाट क्यों कर रहे हैं? वो पैसे जो पाकिस्तान की माफिया जो पीटीआई के हैं वहां से लेके आप वहां गए हैं, और ये पाकिस्तानी अवाम के पैसे हैं जिससे महंगाई को खत्म होना था, जिससे दवाई को सस्ता होना था, जिससे बिजली को सस्ता होना था, जिससे पेट्रोल को सस्ता होना था। ये पैसे तो आप ले गए हैं वहां पर कश्मीर में। अगर आपको डिस्टर्ब किया है इलेक्शन कमीशन ने, आपके नापसंदीदा शख्स को वहां से निकाला है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद गए हैं। अब खुद जाके फिर वही काम करना है जो गंडापुर कर रहे थे, तो मेरे ख्याल में अलमिया है। और दूसरी बात कि अगर पीटीआई के दोस्त कह रहे हैं कि हमारे पास कैंडिडेट नहीं है, तो आप बताएं कौन से हलकों में हमारे कैंडिडेट नहीं है? सही जी। राजा साहब, फिर इतनी वजीर आजम को खुद जाने की जरूरत क्यों पड़ी? इतनी जबरदस्त आपको कैंपेन करने की जरूरत क्यों पड़ी कि वफाकी वजीर पहले आपने भेजे, मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर, अब प्राइम मिनिस्टर साहब खुद चले गए? अगर कैंडिडेट्स इन लोगों के पास नहीं है फिर तो ये बड़ा आसान आपके लिए इलेक्शन था। देखिए, पीपल्स पार्टी तो मेरा ये बिल्कुल नेबरिंग हल्का है, मैंने पहले भी अर्ज की जम्मू से। पहले तो ये क्लैरिटी दे दूं कि ये जो जिसको बार बार ये कश्मीर कह रहे हैं, ये जम्मू और कश्मीर है, और जो 90% यहाँ पे अजला हैं वो जम्मू का हिस्सा है, जम्मू थे वो और हैं। तो वहाँ की जो डायनामिक्स है ये बिल्कुल हमारी जेलम चकवाल की पॉलिटिकल डायनामिक्स के साथ, बल्कि ज्योग्राफिकली भी हम बिल्कुल साथ लगते हैं। तो इन हल्कों में वाकई मुझे बड़े अफसोस भी होता है कि पीपल्स पार्टी को कैंडिडेट नहीं मिलते। कानून के पास कैंडिडेट उनको मिल जाते हैं फिलहाल, और हैं। तो ज़ाहिर आपका मुकाबला जो है वो ये, मुझे तो हंसी इस बात पे आ रही है, बल्कि अच्छा होता कि 3 भी होता इलेक्शन, लेकिन वो है बेसिकली PMLN वर्सेस PTI, क्योंकि सीट्स पे जो आप कैंडिडेट की तस्वीर अभी मंगा लें आपको पता चल जाएगा कि जो वहाँ पे इलेक्टेबल कैंडिडेट्स हैं वो किन पार्टी से लड़ रहे हैं। मुझे तो क्योंकि फर्स्ट हैंड पता है हमारा वहाँ पे बिरादरी सिस्टम क्या है, कौन लोग वहाँ पे मैटर करते हैं, किसके किसके वोट्स हैं, तो वो बड़ी मतलब मुझे क्लैरिटी के साथ पता है। उसमें मैं इससे क्या बहस, टीवी पे तो आप इलेक्शन ही ना जीतना, वहाँ पे ग्राउंड पे फर्क पड़ता। हाँ, ये आपकी बात दुरुस्त है कि अभी हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ कि आप सबको रोक सकें। आप
हाँ, जो आपने पहले बात कर रहे थे ना कि जी पीटीआई के बुजुर्ग भी जा रहे हैं, और मैं आपको जवाब दे रहा था कि ये एक्चुअली, क्योंकि ये इस रिक्वायरमेंट के बगैर आप अनफॉर्चुनेटली अभी इलेक्शन लड़ नहीं सकते। ये यहाँ भी ग्राउंड रियलिटी, अब अभी सिस्टम चेंज नहीं हुआ रहा, वही सिस्टम है। पीपल एक्सपेक्ट के बुजुर्ग आएंगे, अब ये सिस्टम चेंज हो जाए तो सबके लिए इवन प्लेइंग फील्ड हो जाएगी। फर्क सिर्फ इतना पड़ा है कि गुज़िश्ता अदवार में जब जाते थे तो कोई हाईलाइट नहीं होता था, कम हाईलाइट होता था। अब चीजें इलेक्शन कमीशन भी नोटिस लेता है, जो कि अच्छी बात है, मीडिया भी नोटिस ले रहा है, तो ऑब्वियसली ये चीजें ऐसा ऐसा कम हो जाएगी। जाना जरूर चाहिए, कैंपेन करें, लेकिन ये जो मुतनाज़ चीज़ें हो जाती हैं कि आपने किसी पार्टी के लीडर को गद्दार कह दिया, कहीं आप पैसे बांट रहे हैं, कहीं आप सड़क पर खड़े होकर फायरिंग कर रहे हैं, जीबी के इलेक्शन में आप किसी के चेहरे पर जाती कमेंट पास कर रहे हैं, फिर ये इस तरह के मुतनाज़े बयानात जब सामने आते हैं तो फिर उससे आपकी पूरी कैंपेन दागदार हो जाती है। जो पैसों की जहां तक बात है ना, तो ये सिर्फ एक लीग पैसे, वो कौन से थे, क्या वो सरकारी थे या कोई पार्टी फंड के पैसे थे, नोबडी नोज। एक वीडियो क्लिप चलता है और ऑब्वियसली उस पर मुख्तलिफ किस्म की आरा जो है वो बिल्ड हो जाती है। ये भी अच्छी बात है, मैं समझता हूँ। अच्छा, इन चीजों को हाईलाइट होना चाहिए, अगर ये गलत है तो नहीं होना चाहिए। और पैसे, लेकिन ये कोई कहीं से ये साबित शुदा नहीं है कि वो कोई सरकारी पैसे थे और फंडिंग इस तरह थोड़ी बांटी जाती है। सरकारी फंड तो स्कीम की सूरतों में जाते हैं, कोई सरकार के पास कैश होता नहीं है। जो लोग भी कभी भी किसी वजारत का या गवर्नमेंट का हिस्सा रहे हैं, उनको ये पता है कि सरकारी तो स्कीम्स होती हैं, डेवलपमेंट स्कीम्स आप दे सकते हैं। नेट कैश जो है, या जिसको हार्ड कैश कहते हैं, वो तो नहीं होता, सरकारी पैसा थोड़ी होता है वो। तो एक बात तो ये। दूसरी बात ये, जो पॉलिटिक्स में एक दूसरे की नेम कॉलिंग और ये सारा कुछ गलत है, मैं भी इसके खिलाफ हूँ, लेकिन दिस इज अनफॉर्चुनेटली पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। और हर पॉलिटिकल पार्टी में होता है ये। जुल्फिकार अली भुट्टो, जिनको मैं भी बहुत बड़ा लीडर मानता हूँ, बल्कि लीडर मानता हूँ, उन्होंने ही शुरू किया था पंजाब पाकिस्तान में अवामी पॉलिटिक्स। जब आई तो आलू का खिताब और छोटी ये वाले, इवन उन्होंने तो एक तकरीर में जो मेरे पास पढ़ी है, उसमें बल्कि एक फोश गाली दे दी थी, जो आज तक तारीख में कभी नहीं हुआ कि एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर दे दे। और नॉट टू से कि मैं भुट्टो साहब को लीडर नहीं मानता, मैं उनको लीडर भी मानता हूँ, लेकिन ये ट्रेंड उन्होंने शुरू किया था अनफॉर्चुनेट। उससे पहले तो बड़ी एरिस्टोक्रेटिक टाइप सियासत होती थी, इस तरह की गुफ्तगू लोग नहीं करते होते थे। फिर अब ये आ गई, अब ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में ऐसे अनासर मौजूद हैं और वो ऐसी बातें करते हैं, और जो लोग उसको पसंद नहीं करते वो भी हर पॉलिटिकल पार्टी में है। ठीक है आजिज हमजा साहब, ये ज़ाहिर है इस इलेक्शन के बाद भी फिर आपने हुकूमत के लिए अपोजिशन तो करनी है इस मुल्क में, गो के अब पीडीएम से अलग हैं। इस पूरे आज़ाद कश्मीर की इलेक्शन कैंपेन में नून लीग की तरफ से हमें शहबाज शरीफ साहब नहीं नजर आए, वो मंजर से गायब हैं। आप लोग ज़ाहिर चूँकि वो पार्टी के सदर भी हैं, उन्हीं से अब तमाम मामलों पर बात करना चाहते हैं अगर अपोजिशन ने मुत्तहिद होना है, तो आपको इसकी कोई वजह समझ आती है वो इस मंजर से क्यों गायब रहे? मरियम नवाज़ बड़ी ज़्यादा क्राउड पुलर हैं, इसलिए उनको वहाँ पर भेजा गया जबकि वो पार्टी की नायब सदर हैं, या फिर वो मज़ाहमत वाले बयानिए को आज़ाद कश्मीर में रजिस्टर करना था इसलिए उनको वहाँ पर भेजा गया कि चूँकि दोनों के बयानिए अलग अलग हैं? क्या समझ आई आपको वजह? देखिए, वो तो PMLN का अपना अंदरूनी एक पॉलिसी मैटर है कि किस वजह से मरियम नवाज यहाँ पे आई हैं और शहबाज शरीफ जो हैं यहाँ पे नहीं आए हैं। वो तो जारी उनकी अपनी पार्टी पॉलिसी है। मगर दूसरी जानब अभी जो बात हो रही थी पैसे बांटने वाली, देखें सरकारी पैसे या निजी पैसे, आप जो पैसे बांट रहे हैं वो शख्स कौन है? वो पब्लिक ऑफिस होल्डर है। जब पब्लिक ऑफिस होल्डर इस तरह पैसे बेदरिक इस्तेमाल करेगा और इलेक्शन कैंपेन के दौरान इस्तेमाल करेगा तो ये वॉल्यूशन है। मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छा होता कि PTI के अंदर जो संजीदा, अभी बड़ी संजीदा गुफ्तगू हो रही थी, अगर इस इन टॉक शोज के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर इस तरह के लोगों की मजम्मत की जाएगी और कहा जाए कि ये अमल बिल्कुल गलत है, अगर इलेक्शन कमीशन ने उठाया तो वो ठीक उठाया, या पीपुल्स पार्टी के कोई भी बंदा इस तरह, कोई वजीर हो किसी सूबे का, वो इस तरह पैसे बांटे, तो मैं मजम्मत करूंगा इस चीज की कि ये वॉल्यूशन है। तो एक तो इस तरह के ट्रेंड को हमें जो है वो बिल्कुल अपोज करना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर साहब खुद गए हैं और कहीं भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने वजीर से नहीं पूछा कि आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं और कश्मीर का पोर्टफोलियो आपके हवाले है। तो इस लिहाज से ये चीजें मेरे ख्याल में PTI ने वक्त से पहले जो शुरू की हुई हैं, इससे शिकस्त सामने नजर आ रही है। अगर आप बिल्कुल मुतमिन हैं, आपकी पॉलिसी पे दीवाने हैं कश्मीर के अवाम, जम्मू के अवाम या वैली के अवाम, तो जाहिर है वो आपको वोट करेंगे। फिर आपको इस तरह खपत में जाने की जरूरत ही नहीं है, इस तरह कंट्रोवर्सी में जाने की जरूरत ही नहीं है, इस तरह इलेक्शन कमीशन को आपके खिलाफ एक्शन करने की आप जवाब ही पैदा करने नहीं दें, इस तरह फिर वहां प्राइम मिनिस्टर को जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी पॉलिसी चलेगी, आपकी पॉलिसी पे दीवाने वार होकर लोग वोट देंगे आपको। तो ये सारी चीजें जो दावा कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं और हमारा मुकाबला है किसी पार्टी से, वो कर रही हैं।
हम नहीं कर रहे। लेकिन आजिज साहब, ज़ाहिर है इससे पहले गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में भी आप लोग यही बातें कोट कर रहे थे कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं जीत पाएगी, चूँकि पाकिस्तान की जो उस वक्त तक की कारकर्दगी थी इनकी पाकिस्तान में, उसको जवाब बनाकर अब यही दावे आप लोग यहाँ पर भी कर रहे हैं। वहाँ भी तहरीक इंसाफ जीतने में कामयाब हुई, अब यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप क्या समझते हैं कितनी सीटें लेने में कामयाब हो जाएगी? आपको मालूम है कि फर्स्ट टाइम गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में क्या हुआ था, और वहाँ के गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को एक नारा लगा था गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की तरफ से कि मेरे वोट पे डाका नामंजूर। ये पहली बार हुआ था। और उसका माहौल किसने क्रिएट किया था? यही वजीर मौसूफ थे जिन्होंने कहा था कि हमें वोट दोगे तो हम आपको तरक्याती काम देंगे, हम आपको रोड बना के देंगे। मतलब इस तरह की अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपके अगेंस्ट कोई हुकूमत होती है और उसका वजीर अगर इस तरह कोई बयान देता, आप तो जमीन को उठा के आसमान पे चले जाते। मगर आपको अपनी पॉलिसी को रिव्यू करना पड़ेगा। आपको अभी से कुछ ऐसे इकदाम नहीं उठाने चाहिए जो इलेक्शन को वक्त से पहले कंट्रोवर्शियल कर दें और अपोजिशन को ये जवाब मिले कि इलेक्शन ठीक नहीं हुआ। सही। तो राय साहब बस मुख्तसर में बता दिएगा, बहुत ज़्यादा पसंदीदा वजीर हैं खान साहब के कि वो स्टेज पर बैठे हुए थे, वजीर साहब को गुफ्तगू करने की इजाज़त थी नहीं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो लतीफ़ा सुनाते हैं, खान साहब मुस्कुरा भी रहे हैं, कोई कार्रवाई भी उनके खिलाफ नहीं करते, मुतनाज़ बयानात वो देते रहते हैं इलेक्शन कैंपेन में। मुख्तसरन अगर बता। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है कि जैसे आपको हर पार्टी में कुछ हॉक्स होते हैं जिनका काम होता है अटैक करना, और ठीक है, मैंने आपने पहले एग्री किया कि शायद पर्सनली मैं इस तरह की पॉलिटिक्स से एग्री ना करता हूँ, लेकिन ये बहरहाल दिस इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिक्स। लेकिन ऑफिशियली आप बाउंड हैं इसको जस्टिफाई करने के लिए। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है, बात है ना, मौलाना फजल खान को उन्होंने हराया ना साहब ने, तो उन्हीं के हल्के से डेरा इस्माइल खान से जीत के आए, तो आखिर लोगों में पॉपुलैरिटी है तो वो जीते हैं ना, जो भी उनमें गुड या बैड व्हाटएवर, ठीक है, जो भी उनकी क्वालिटीज हैं वो लोगों को पसंद है, पॉपुलर है वो, ठीक है। तो अब सारे कोई सही। चले, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया राजा यासिर साहब, आजिज हमरा साहब, राना तनवीर साहब भी इब्तदाई से हमारे साथ मेहमानों की गुफ्तगू आपने सुनी हुई। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद गुफ्तगू। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और यौम अरफा के इस खुसूसी मौके पर हमने सोचा कि किसी ख़ास मेहमान को हम बुलाएं और इस दिन की अहमियत से मुताल्लिक पाकिस्तानियों को भी आगाह करें कि इन दिनों में पाकिस्तानियों के मामूलात क्या होने चाहिए। जब जो खुशनसीब तरीन हुज्जाज कराम होते हैं वो मस्जिद अनमरा में खुतबा हज सुन रहे होते हैं, उसके बाद वहाँ नमाज की अदायगी होती है, फिर मुज़दलिफ़ा जाकर हज के दीगर अरकान को पूरा किया जाता है, तो ऐन उन दिनों में जो पाकिस्तानी वहाँ नहीं जा सकते, दुनिया के दीगर मुसलमान जो वहाँ पर मौजूद नहीं होते, वो टीवी पर उस पूरी लाइव कवरेज को देख रहे होते हैं। तो हम यहाँ रहकर कौन कौन सी ऐसी इबादत कर सकते हैं जो इन दिनों में अल्लाह के नज़दीक बहुत ज़्यादा मकबूल हों। अल्लामा ताहिर शफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ़ आलिम दीन हैं, ज़रा उनसे हम ये जानते हैं कि ऐसे कौन से पसंदीदा अमाल इन एक दो दिनों में होते हैं जो अल्लाह के नज़दीक बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अल्लामा साहब, जिस वक्त खुतबा हज चल रहा होता है, ज़ाहिर हम सब टीवी के सामने बैठे होते हैं, चूँकि वहाँ तो जो मौजूद लोग होते हैं अल्लाह के मेहमान होते हैं, बहुत खुशनसीब लोग होते हैं, लेकिन इस यौम अरफा के मौके पर इससे एक रोज़ पहले, इसके एक रोज़ बाद, वो कौन कौन सी अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा इबादत हैं जो हम इन दिनों में यहाँ रहकर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सवाब हासिल कर सकते हैं और फैज़याब हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। गुजारिश ये है कि सबसे बड़ी इबादत जो है इन अय्याम की, वो तो ये है कि हर लम्हा दुआ मांगनी चाहिए, हर लम्हा दुआ मांगनी चाहिए अल्लाह से। और उसके साथ साथ ये जो तकबीर है, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और फिर अल्लाह के नज़दीक तो कुर्बानी जो है वो पसंदीदा तरीन अमल है जब ईद आ जाए, और उससे पहले तो यही है जिक्र अज़कार करें। और जो कल हमारे यहाँ कल होगा, चूँकि 9 ज़िलहज, तो कल रोज़ा रखा जाए, ये पूरे साल के गुनाहों की माफ़ी का सबब बनता है अल्लाह के यहाँ, जो सगीरा गुनाह हैं अल्लाह ताला। और ये तो मांगने के दिन है, कोई लम्हा कोई वक्त ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए जिसमें अल्लाह से ना मांगा जाए और तकबीरात को बुलंद न किया जाए। साहबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन यहाँ जहाँ ये तकबीरें कहते थे, बाद साहबा तो बाजारों में निकल जाते थे और वहाँ पर भी ये तकबीरें ऊंची आवाज से कहते थे और इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह की तरफ रुजू करे। और खुलूस नीयत जो है, असल ये है कि ये कुर्बानी सिर्फ कोई बकरा ज़िबा करना या गाय ज़िबा करना, अल्लाह ने कुरान करीम में कहा है
लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। असल तो इसका मकसद अल्लाह की रजा होना चाहिए, रिया नहीं होना चाहिए। और जब अल्लाह की रजा के लिए आप कोई भी अमल करेंगे तो इंदल्लाह भी मकबूल होगा और दुनिया आखिरत दोनों में इंशाअल्लाह कामयाबी और कामरानी का सबब होगा। लेकिन मौलाना साहब, ज़ाहिर है आपने कहा कि इसमें रिया नहीं होना चाहिए, अल्लाह का भी ये हुक्म है, लेकिन आजकल तो हम देखते यही हैं कि ये इसमें बहुत ज़्यादा रियाकारी का, नमूदो नुमाइश का अंसर शामिल हो चुका है। अब जिन लोगों ने जानते बूझते या जिन लोगों ने गफलत के आलम में इस अमल को इसका हिस्सा बना लिया है, फिर उनके लिए शरीयत के क्या अहकामात हैं? देखें, शरीयत जो है ना, वो खताकार जब वो माफी मांगने आता है उसे तो माफी देती है, इसका बताती है, लेकिन एक रियाकार जो है उसके लिए माफी नहीं है। हत्ता कि एक शख्स क़यामत के दिन आएगा जो कहेगा अल्लाह मैंने तो तेरे लिए जान दे दी, मैं तो शहीद हूँ, आप कह रहे हैं मुझे जहन्नुम में डाल दिया जाए। अल्लाह कहेंगे जिस चीज के लिए तूने जान दी थी वो तुझे कह दिया गया दुनिया में, दुनिया ने कह दिया बड़ा बहादुर था, बड़ा शुजा था, बड़ा लड़ा जनाब, अब तेरा ठिकाना जहन्नुम है। तो हमें चाहिए कि हम लोगों को इस तरफ तवज्जो दिलाएं कि जानवर जरूर लें, लेकिन उसको दिखलावा और उसकी रिया और लोगों पर, जैसे टीवी चैनलों पर फोन आ रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे आ रहे होते हैं कि जनाब इतने करोड़ का, इतने लाख का हमने जानवर ले लिया, तो मैं समझता हूँ कि ये सारा अमल जाया करने वाली बात है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लह। मेरा जीना, मेरा मरना, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा चलना, मेरा फिरना, मेरा सजदा, मेरा रुकू और मेरा कयाम और मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी, मेरी मौत अल्लाह के लिए है। और अगर अल्लाह की रजा मकसूद होगी तो अल्लाह के यहाँ से बहुत अजर मिलेगा, और अगर रिया मकसूद होगी तो दुनिया में लोग कह देंगे बड़ा अमीर है, बड़े बकरे किए हैं, बड़े दुम्बे किए हैं, बड़े ऊंट किए हैं, लेकिन आखिरत में फिर कोई हिस्सा नहीं होगा। सही। और अल्लामा साहब, हर साल ज़ाहिर हज के मौके पर मुसलमानों के इत्तेहाद के लिए दुआ मांगी जाती है, खुतबा हज में इसकी अहमियत से मुतालिक भी बताया जाता है, लेकिन इस पूरी दुनिया में ज़ाहिर फ़लस्तीन के मुसलमान हैं, कश्मीर के मुसलमान हैं और कई ऐसे मुसलमान हैं जहाँ मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, और मुसलमान इन मज़ालिम को रोकने के लिए भी पूरी दुनिया में एक नहीं हो पा रहे। तो ये ज़ाहिर दुआएँ तो अल्लाह ताला के नज़दीक पहुँच रही हैं, हमारे अमाल इन दुआओं के मुताबिक कम होंगे, ये इनफरादी ज़िम्मेदारी है या ये मुसलमानों की ये कलेक्टिव ये ज़िम्मेदारी है कि इस तरह से अपना एहतसाब करें और हक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर सकें और एक हों, अब मफादात को साइड में डाल दिया जाए? देखिए, बात यह है कि हर किसी को अपनी अपनी जिम्मेदारी इनफरादी भी अदा करनी है और इज्तिमाई भी अदा करनी है। ना हम अपनी इस्लाह करें और फिर दूसरों की इस्लाह की कोशिश करें, इस तरफ यही हमारी जिम्मेदारी है। और दुआ भी करनी चाहिए अल्लाह तबारक व तआला से, जितने हम मुकल्लफ हैं हमें अपना काम करना चाहिए और बाकी अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। लेकिन ये है कि हम अपना काम भी ना करें और दूसरों को भी ना करने दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस वक्त जो उम्मत मुस्लिमा के मसाइब और मसाइल हैं उसकी बुनियादी वजह तो यही है कि इत्तेहाद और इत्तिफाक नहीं है, लेकिन हमें अल्लाह से मांगना चाहिए और अल्लाह ताला अता करने वाले हैं, उनके अलावा तो कोई अता करने वाला नहीं है। हमें अपने रब के सामने हर वक्त सरबसुजूद रहना चाहिए और अपने रब से मांगते रहना चाहिए। तो अल्लामा साहब, ये इत्तेहाद और इत्तिफाक मुसलमानों की सफ़ों में ये कायम कैसे किया जा सकता है? ज़ाहिर दुआ के साथ दवा की भी बड़ी अहमियत होती है और हमारे दीन ने हमें ये सिखाया है। तो ये दुआ तो हम मांगते हैं, लेकिन फिर ये कौन से ऐसे पसंदीदा अल्लाह के नज़दीक अमाल किए जाएँ जिसके बाद ये इत्तिफाक और इत्तेहाद कायम हो सके मुसलमानों की सफ़ों में और एक हो सके पूरी दुनिया के मुसलमान? ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि अपनी सतह पर ऐसे काम करें जिससे कुर्बत पैदा हो, जिससे जो है दूरी पैदा ना हो, और आपस में मुसलमानों को जोड़ना चाहिए, एक दूसरे के करीब लाना चाहिए। हमें तो ये कोशिश करते रहना चाहिए। बाकी अल्लाह के यहाँ जो है वो फैसले अल्लाह के यहाँ से होने हैं, लेकिन हम जिस काबिल है हमें वो काम करते रहना चाहिए। सही। और अल्लामा साहब, ये कुर्बानी में आपने रियाकारी का जो जिक्र किया था, ज़ाहिर है हमारे यहाँ ये एक तरह की एंटरटेनमेंट बन चुकी है। हम कुर्बानी के जानवरों को अजियत भी दे रहे होते हैं, छतों से क्रेन के ज़रिए उतार भी रहे होते हैं, कहीं उनके सींग काटे जा रहे होते हैं, उनकी कीमत बढ़ाने के लिए उनको इंजेक्शंस लगाए जा रहे होते हैं। इस सिलसिले में हमारे दीन के क्या अहकामात हैं? ये इसमें जो रियाकारी है वो बेचने वाला भी और ख़रीदने वाला भी दोनों इसमें शामिल हैं, तो ज़रा दोनों के लिए अगर आप वजाहत कर सकें। देखिए, मैंने जैसे अर्ज किया कि रियाकारी तो तबाह कर देती है आपके तमाम अमाल को।
इसलिए अपने अल्लाह से हमेशा इखलास मांगना चाहिए। और रियाकार को तो इस दुनिया में फायदा हो सकता है, आखिरत में उसको क्या फायदा होना है जी। आखिरत तो उसकी तबाह बर्बाद है। बजाय इसके कि वो 10 लाख की कोई चीज ले, वो 10,000 की ले ले, लेकिन अल्लाह के लिए ले ले। और फिर अल्लामा साहब, मोहल्लों में ज़ाहिर जगह पर कब्जा करके उसको सड़कें बंद करके लोगों को अजियत देकर वहाँ पर जानवर बांधना, फिर तमाम रात जागना, फिर ये किस तरह के ये अमाल में आता है। लोग कहते हैं कि अल्लाह तक तो हमारी नीयत और तकवा पहुँचता है और हम तो पूरी नीयत के साथ महंगे से महंगा जानवर ला रहे हैं, लेकिन जो आसपास के लोगों को उससे अजियत हो रही होती है रास्ते बंद होने से या वो एक ताफुन से, अगर सफाई का माहौल ना हो, तो फिर इस सिलसिले में क्या अहकामात हैं ऐसे लोगों के लिए अल्लामा साहब? मैंने जैसे गुजारिश की है जी कि ये जितनी भी आप रियाकारी करेंगे उसका कोई फायदा नहीं है, उसका नुकसान ही नुकसान है। और हमें इसी तरफ तवज्जो करनी चाहिए कि हम अपने अल्लाह को राजी करें, जानवरों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, रास्ते नहीं बंद करने चाहिए, अजियतें नहीं देनी चाहिए, ना इंसानों को ना जानवरों को। सही, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि जो कुर्बानी के जानवर हैं उनको अजियत नहीं देनी चाहिए और उनके साथ साथ जो लोग हैं उनको भी अजियत नहीं देनी चाहिए। रियाकारी का जो अमल है वो इससे बिल्कुल अलग रखना चाहिए। तो कल हम कोशिश करेंगे कि कराची के कुछ इलाकों में जाएँ जहाँ पर बड़े बड़े बैनर्स लगाए जाते हैं, जहाँ बड़े बड़े टेंट्स लगाए जाते हैं और बहुत बड़ी तादाद में जानवरों को वहाँ बांधा जाता है, सड़कें बंद कर दी जाती हैं। तो कुछ ऐसे मकामात को वहीं जाकर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से लोग परेशानी का शिकार हैं, क्या ऐसे अमल से कुर्बानी की असल रूह, उसका असल मकसद पूरा हो रहा है या फिर ये सिर्फ नमूद नुमाइश हो रही है, ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट इवेंट के तौर पर इसको मनाया जा रहा है और कुर्बानी की जा रही है। तो कल आपको न सिर्फ कुछ इलाकों का हाल दिखाएंगे बल्कि मज़ीद उलमाए कराम से भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि कुर्बानी की असल रूह क्या है, इसका असल फ़लसफ़ा क्या है, इसका असल मकसद क्या है। कुर्बानी का गोश्त कुर्बानी करने के बाद क्या लोगों को अपने अपने फ्रीज़रों में जमा कर लेना है या फिर वो गरीब मुस्तहिक में लोगों तक पहुँचाना है जो उसके असल मुस्तहिक हैं। तो ये तमाम मकासद क्या लोग पूरा कर रहे हैं या नहीं। कल के प्रोग्राम में हमारे साथ मौलाना मोहम्मद अकबर दर साहब, अल्लामा शहनशाह नकवी साहब भी मौजूद होंगे और कुछ मकामात पर जाकर आपको वहाँ का अहवाल भी दिखाएंगे। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।